दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। यही रात अंतिम और यही रात भारी। हिंदुस्तान की सियासत के लिए 140 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए और इन सब से आगे बढ़कर हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब, हिंदुस्तान के संविधान और संविधान के साथ साथ जो बराबरी और गैर बराबरी के बीच की जो दीवार खत्म करने की कोशिश है, उस कोशिशों के लिए 1952 से जो अनवरत प्रयास चल रहे हैं, उस प्रयास के ऊपर पिछले 10 सालों से कोई कुठाराघात तो नहीं हुआ। और यदि कुठाराघात हुआ है तो क्या यह कुठाराघात आगे भी जारी रहेगा? ये सारे सवाल एक ऐसे दौर में आकर खड़े हो गए हैं जब 10 साल की व्यवस्था को भारतीय लोकतंत्र ने 20 सालों तक झेला है। 10 साल मनमोहन सिंह को दिए गए, 10 साल नरेंद्र मोदी को दिए गए, और एक बार फिर जब एग्जिट पोल तैयार करने वाले लोग नैरेटिव को अपने तरीके से सेट करने के लिए, जनमत को प्रभावित करने के लिए और कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग की तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए गोदी मीडिया की शक्ल में एक नया अवतार जब आपके सामने खड़ा हो जाता है, तो उस अवतार को हकीकत बयां करने से रोकने के लिए उसके पीछे जो ताकत खड़ी होती है, उस ताकत के सामने जब हकीकत और पर्दा उठने के करीब जब पहुंच जाता है, हकीकत सामने आने की जब नौबत आ जाती है, तो उस परिस्थिति में क्या वही होगा जो यूएसए में हुआ? डोनाल्ड ट्रंप सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। क्या हिंदुस्तान में भी वही परिस्थिति आएगी? और इन सारे सवालों के बीच जब 4 तारीख को यानी कल इस देश का लोकतंत्र जो फैसला दे चुका है, वो फैसला जब आपके सामने आएगा, उस फैसले के पहले सोनिया गांधी की सक्रियता क्या दिखाती है, कांग्रेस कार्यालय में लग रहे पंडाल क्या दिखाते हैं, और इन सब से आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और नरेंद्र मोदी 3.0, ये गोदी मीडिया के तमाम चापलूस एंकर, तमाम दलाली करने वाले लोग जब एक साथ बैठ करके मोदी 3.0 लिखकर फोटो खिंचवाते हैं, तो क्या इस देश के जनमत को पहले से जान गए हैं? क्या उन्हें पता चल गया है कि देश का फैसला क्या होने वाला है? और क्या जो उनका मैन्युफैक्चर्ड किया गया और एक तरह से गोदीगिरी की पराकाष्ठा तक पहुंचता हुआ जो एग्जिट पोल है, क्या वही एग्जिट पोल अंतिम नतीजा है? इस तरह से मोदी 3.0 यदि कोई सत्ता का चाटुकार पत्रकार और चाटुकार चैनल गोदीगिरी की गिरावट की पराकाष्ठा को भी छोटा साबित करते हुए गिर रहा है, तो सीधा मतलब यही लगाया जाना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, कहीं कोई मशीनी हेरफेर तो नहीं हुआ है जिससे जनमत को बदलने की कवायद पहले से सत्ता के चाटुकार चैनलों को पता हो। आज सबने देखा कि एकाध गोदी मीडिया के चैनल मोदी 3.0 लिखकर चला रहे थे, और सबको पता है कि चाटुकारिता किस हद तक बढ़ गई है कि इस देश में जनता के फैसले के लिए इंतजार करने का धैर्य भी उस जमात के पास नहीं है जिस जमात के बीच में कभी पत्रकारिता सत्ता को आईना दिखाने का काम करती थी। और जब वो आईना हट गया है, तो क्या 4 जून को आईना हटा हुआ ही जजमेंट आपके सामने आएगा? जजमेंट जो भी हो, जनता का फैसला जो भी हो, जनता का न्याय जो भी हो, लेकिन उस न्याय में यदि छेड़छाड़ नहीं हुई तो जनता स्वीकार करने के लिए तैयार होगी। लेकिन वो न्याय यदि मशीनीकृत व्यवस्था के द्वारा किसी कथित छेड़छाड़ के माध्यम से आया, तो जनता के बीच जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है, इसका अंदाजा किसी को नहीं होगा। लोकतंत्र ने मौन क्रांतियां देखी है। लोकतंत्र ने पूरी दुनिया में कहीं ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट, तो कहीं जेपी मूवमेंट, तो कहीं किसी और नाम से आंदोलन चलते हुए देखा है। लेकिन जब आंदोलन के बीच लोकशाही को नए सिरे से परिभाषित करने का दौर शुरू हो जाए, तो उस परिभाषित करने के दौर में आप देख सकते हैं कि राज्य दर राज्य चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे। जयराम रमेश ने एक सवाल उठाया, एक आरोप लगाए, और उसके बाद उन्हें नोटिस जारी करने में आयोग ने देरी नहीं की, चुनाव आयोग ने देरी नहीं की। लेकिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का चुना हुआ नेता जब सरेआम मंच से हिंदू मुसलमान करता है, तो इस चुनाव आयोग को जुबानी पैरालिसिस हो गया था क्या? एक नोटिस उसने सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए नेता को देने की जहमत नहीं उठाई। ये वही चुनाव आयोग है
जो जयराम रमेश को नोटिस भेजता है, लेकिन आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। इस तरह की बेशर्मी से भरी हुई, निहायत ही गिरी हुई भाषा का, लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ दिखने वाली भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेता के खिलाफ ये चुनाव आयोग साष्टांग दंडवत नजर आया और इस बयान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। खैर, चुनाव संपन्न हो चुका, दौर मतगणना का है और जब यही रात अंतिम, यही रात भारी की परिस्थितियां हैं, तो उन परिस्थितियों में सोनिया गांधी की सक्रियता बहुत कुछ कहती है। सोनिया गांधी आज करुणानिधि को श्रद्धांजलि देने दिल्ली के डीएम के दफ्तर गई थी। वही सोनिया गांधी जिन्होंने 2004 में प्रधानमंत्री का पद भी ठुकराया, वही सोनिया गांधी जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने या उस वक्त के यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने हिंदुस्तान की सियासत में फील गुड और इंडिया साइनिंग को जमीन सुंघा दी थी। तब चैनलों पर गोदी मीडिया का आरोप नहीं लगा था, लेकिन उस वक्त के जो एग्जिट पोल थे, उन एग्जिट पोल को सीधे धत्ता बता देने वाला काम जब जनता ने किया, तो एतबार जनता ने किस पर किया था? सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन पर। और सोनिया गांधी की ने जिस प्रकार से कमान संभाली, जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने उस दौर में उस दौर के में प्रधानमंत्री बने नेता को ताकत दी, 10 सालों तक मजबूती से प्रधानमंत्री बनाए गए नेता को ताकत दी, पार्टी का समर्थन दिलाया, गठबंधन सहयोगियों का इंतजाम किया और इन सब से आगे बढ़कर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से उस स्वर्णिम डिकेड्स को, स्वर्णिम दशक को, उसकी बुनियाद तैयार करने में भी सोनिया गांधी ने मौन रहकर जो भूमिका निभाई, उसके पीछे सोनिया गांधी की वही सक्रियता थी जो 2004 के चुनाव में यानी 13 मई 2004 को जो जनता का फैसला आया था, उस फैसले के वक्त तक जो सक्रियता सोनिया गांधी की थी, उसके बाद 10 साल का मौन, 10 साल तक पर्दे के पीछे से काम करने की जवाबदेही और 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री पद पर एक अर्थशास्त्री को मौका देकर इस देश की आर्थिक उन्नति की बुनियाद तैयार करने में जो साइलेंट रोल प्ले किया सोनिया गांधी ने, ये देश उसे भूल नहीं सकता। और आज सोनिया गांधी सक्रिय है। सोनिया गांधी का एक बयान भी आया कि नतीजे एग्जिट पोल के उलट जाते हुए दिख सकते हैं, लेकिन नतीजे एग्जिट पोल के उलट जाएं या एग्जिट पोल के पक्ष में जाएं, इतना जरूर है कि जनता में सत्ता को लेकर आक्रोश है। और जनता में सत्ता को लेकर जब आक्रोश हो और उस दौर में 370 पार और 400 पार का नारा दिया जाए, तो निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के दौर में ये कतई संभव नहीं है। जब किसान नौजवान हो, किसान परेशान हो, नौजवान परेशान हो, मुसलमान परेशान हो और इन सब के बीच महिलाओं की स्थिति मणिपुर से लेकर हरियाणा के पहलवानों तक बहुत अच्छी नहीं हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनमत का फैसला क्या किसी मृग मरीचिका के तहत हुआ है? जनमत का फैसला जो कल आने वाला है, क्या उस फैसले के पीछे एक ऐसी कवायद चल रही है जिस कवायद के तहत उस जनमत को किसी तरह से बदलने की कोशिश को कामयाब बनाया जा सके? लोकतंत्र में नजदीकी मुकाबलों को अपने पक्ष में करने की परंपरा को बेहद ही नापाक हरकत माना जाता है, लेकिन भारत में चुनाव आयोग और भारत में चुनाव व्यवस्था एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां इस देश में अब उस तरह से चुनाव आयोग पर लोगों का एतबार नहीं रहा जिस तरह से टीएन शेषन के दौर में होता था। कई लोग मशीनों पर सवाल उठा सकते हैं, कई लोग चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा सकते हैं और कई लोग आज के उस फैसले पर भी सवाल उठा सकते हैं जिसे सुनकर आपको भी हंसी आएगी कि अगर एक मशीन के ऊपर किसी प्रत्याशी या उसके एजेंट को मतगणना की प्रक्रिया से कोई डाउट है, तो 7 दिनों के भीतर उसको एक मशीन को चैलेंज करने के लिए 40,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी जमा करनी होगी, तब जाकर वो उस पर सवाल उठा सकता है। पुनर्मतगणना या किसी भी तरह की मेल फंक्शनिंग के खिलाफ वो सवाल उठा सकता है। कल्पना कीजिए अगर किसी प्रत्याशी ने 100 मशीनों के वोटों के ऊपर सवाल उठाया तो उसे 47,20,000 रुपए देने पड़ेंगे। यानी अगर चुनाव में धांधली की आशंका किसी को हो तो जहां 1400-1500 बूथ होते हैं, मिनिमम 1500 मशीनें होती हैं काउंटिंग के लिए, हर बूथ पर कम से कम एक मशीन भी मान ले तो 1500 बूथ पर 1500 मशीनें होती हैं एक संसदीय सीट पर, कम से कम मिनिमम संख्या। तो क्या किसी को अगर 100
100 मशीनों को चैलेंज करना हो कि 100 मशीनों की काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है या आंकड़े गलत दिखाए गए हैं, तो इसके लिए 47,20,000 रुपए चुनाव आयोग को भरने होंगे। यानी लोकतंत्र में न्याय मांगना भी इतना महंगा हो गया है। यह व्यवस्था निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करती है। और भारत का चुनाव आयोग इस व्यवस्था को लेकर के जब मीडिया के सामने आता है तो तमाम गोदीधारी पत्रकार काउंटर क्वेश्चन करने की स्थिति में नहीं होते हैं। जो काउंटर क्वेश्चन करता है, जो सवाल के भीतर से सवाल निकालकर सवाल पूछता है, तो शेरो शायरी में जवाब दिया जाता है। लेकिन जनता शेरो शायरी में जवाब नहीं देती। जनता अपने मुद्दों पर जवाब देती है और जनता चाहती है कि चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, पारदर्शी तरीके से हो, इलेक्टोरल बॉन्ड के गड़बड़ झाले की तरह से ना हो जिसमें सब कुछ जनता से छुपाया जाए। मौजूदा दौर में 10 सालों के दौर में आपने सत्ता में क्या देखा? सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह कहते हैं या सरकार के बैठे हुए लोग अलग अलग फोरम पर यह कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में किसने पैसा दिया जनता को जानने का अधिकार नहीं है। पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया जनता को जानने का अधिकार नहीं है। और तमाम ऐसे मुद्दे आपको दिखाई देंगे जिसमें कहा जाएगा जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन में सारी सूचनाएं क्या पहले की तरह मिलती है? जनता को जानने का अधिकार नहीं है तो फिर लोकतंत्र का ढोंग क्यों है? और क्या इसी ढोंग की पुनरावृत्ति कल यानी 4 जून को जनमत के माध्यम से अभिव्यक्त होगी? निश्चित तौर पर जनमत के माध्यम से ऐसी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। लेकिन यदि जनमत को किसी ने कथित तौर पर भी प्रभावित करने की कोशिश किसी भी छेड़छाड़ से की होगी तो शायद जनता इस बार उस पर भरोसा करने के लिए तैयार ना हो। जनता का धैर्य आमतौर पर जवाब नहीं देता और जनता लोकतांत्रिक तरीके से फैसले करना और करवाना भी जानती है। लेकिन पहले कल की तारीख को तो बीतने दीजिए। और कल की तारीख को जनता जो फैसले दे रही है, सोनिया गांधी की सक्रियता, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात, नीतीश कुमार के लिए उप प्रधानमंत्री का पद सृजित किए जाने की चर्चा या अफवाह एग्जिट पोल को झुठलाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या एग्जिट पोल को तो कोई झुठला सकता है? सवाल यह है कि जो रवायत और जो कवायद कर दी गई है क्या उसे कोई झुठला सकता है? अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि मंत्रिमंडल भी बदलेगा 4 जून के बाद और मीडिया मंडल भी बदलेगा। मीडिया मंडल को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मीडिया मंडल गोदी स्वरूप में दिखाई नहीं दे रहा है। वो मीडिया मंडल नहीं, वो बस सत्ता का चाटुकार बना हुआ है। कल को एक सत्ता जाएगी, दूसरी सत्ता आएगी और वो उस दूसरी सत्ता के चाटुकार के रूप में साष्टांग दंडवत दिखाई देगा। चाटुकारिता की विधा एक ऐसी विधा है जिस विधा में सत्ता और निष्ठा नहीं देखती। हर उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है और हर ढलते हुए सूरज को ठोकर मारने की परंपरा पर काम किया जाता है। यही वो चाटुकार गोदी मीडिया है। लेकिन जनता का फैसला गोदी मीडिया के तय किए हुए नैरेटिव से तय होता है। कम से कम मैं तो ऐसा नहीं मानता। जनता मुद्दों पर तय करती है। 10 साल की सरकार को देखने के बाद तो निश्चित तौर पर मुद्दों पर तय करती है। देखते हैं 272 का आंकड़ा कल किसे आता है? किसी दल को आता है या किसी गठबंधन को आता है, किसी प्री पोल अलायंस को आता है या किसी पोस्ट पोल अलायंस की गुंजाइश छोड़ता है? सबसे बड़ी बात, संख्या बल का महत्व सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के महत्व को किनारे कर देता है। जिन्हें लोकतंत्र में आस्था नहीं होती वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तर्क देते हुए मतगणना के बाद दिखाई दे सकते हैं। वही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तर्क जो बिहार में वो नहीं मानते कि राष्ट्रीय जनता दल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर कर आई, लेकिन सरकार बनाने का निमंत्रण नीतीश कुमार को मिला। गोवा की विधानसभा में नहीं मानते जब कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। 5 साल तक सरकार चलाई भी, लेकिन जब बात अपने पे आती हुई दिखाई दे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तर्क देते हुए भी ऐसा हो सकता है कि कल कुछ लोग आपको, कुछ पार्टी के स्वयंभू प्रवक्ता दिखाई दे सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी को पहले न्योता मिलना चाहिए। भले ही सबसे बड़ा गठबंधन 272 का आंकड़ा पेश कर रहा हो, तो ये सारे खेल के लिए दरअसल इसका अंत होने की संभावना कल कम दिखाई दे रही है, बल्कि एक नए खेल की शुरुआत होने की संभावना, दिलचस्प खेल की शुरुआत होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। और ज्यादा संभावना तो यह भी दिखाई दे रही है कि सबकी निगाहें कल दोपहर बाद से
राष्ट्रपति भवन की तरफ होंगी कि सत्ता के लिए, सरकार बनाने के खेल में अगर किसी को 272 का आंकड़ा नहीं मिला तो निमंत्रण किसे मिलता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कल के बाद किस गठबंधन का हिस्सा होते हैं, नजर बनाए रखिए। सोनिया गांधी की सक्रियता यानी न्यूनतम साझा कार्यक्रम वाली सरकारों के लिए एक बुनियाद तैयार करने की कवायद, वो कवायद जो अच्छों का मन पिघला सकती है, वो कवायद जिसमें बराबरी की उम्मीद इतनी बड़ी होती है, जहां किसी को देवताओं का देवता नहीं कहा जाता। तो क्या फैसले लेंगे नीतीश कुमार, क्या फैसले लेंगे नवीन पटनायक और चंद्रबाबू नायडू या जगन मोहन रेड्डी या के चंद्रशेखर राव, इन सब पर निगाह बनाए रखिए। बस इंतजार कीजिए कल दिन के फर्स्ट हाफ का। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।